आज एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। कनेक्टिव टिश्यू चेंज देयर स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्सेस, दैट इज दे अडाप्ट। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? चेंज देयर स्ट्रक्चर, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, जो भी फोर्स उस पर अप्लाइड हो रही है उनके रिस्पॉन्स में वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो बदलते रहते हैं। दैट इज़ दे अडाप्ट, जो वो अडाप्ट कर लेते हैं। दिस अडाप्टिव बिहेवियर इलस्ट्रेट द डायनेमिक नेचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो अडाप्टिव बिहेवियर होता है ये क्या इलस्ट्रेट करता है? द डायनेमिक नेचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमंग स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन। और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है अमंग स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन के बीच। The remarkable ability of connective tissue to respond to load alterations is often referred to as the set principle. Set principle क्या होगा? Specific adaptation to imposed demand. ठीक है, the remarkable ability of connective tissue to respond to load alteration is often referred to as the set principle. अब नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल बिहेवियर। इसका मैकेनिकल बिहेवियर क्या होता है? लोड, फोर्स एंड इलोंगेशन। ठीक है, लोड होता है, लोड मतलब सहन करता है ये, फोर्स और इलोंगेशन होता है इसमें ना। लोड रिफर्स टू फोर्स और फोर्सेस बाय टू स्ट्रक्चर। लोड कैसे रेफर होगा? लोड रिफर्स टू लोड जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लोड रिफर्स टू फोर्स और फोर्सेस अप्लाइड टू स्ट्रक्चर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड रेट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन as well as the size and composition of the tissue will all affect the tissue's response to load. ठीक है, द मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और रेट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका क्या रेट है, रेट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, एज वेल एज द साइज, ठीक है, एंड कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू विल ऑल अफेक्ट द टिश्यूज रिस्पॉन्स टू लोड। ये सब कुछ क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं टिश्यू रिस्पॉन्स टू लोड पर। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस ए डिफॉर्मेशन। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे काम करती है, इट प्रोड्यूसेस ए डिफॉर्मेशन, वो क्या प्रोड्यूस करती है? डिफॉर्मेशन। ए टेंसाइल लोड प्रोड्यूसेस इलोंगेशन। ठीक है, टेंसाइल लोड क्या प्रोड्यूस करेगा? इलोंगेशन। एक कंप्रेहेंसिव फोर्स प्रोड्यूसेस कंप्रेशन। जब कोई कंप्रेसिव फोर्स लगेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? कंप्रेशन। टेंसाइल फोर्स लगेगी तो इलोंगेशन होगा और कंप्रेसिव फोर्स लगेगी तो कंप्रेशन होगा। द लोड डिफॉर्मेशन कर्व इज द रिजल्ट ऑफ प्लॉटिंग द अप्लाइड लोड अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल और स्ट्रक्चर। The load deformation curve shows the elasticity, ultimate strength and stiffness of the material, as well as the amount of energy that the material can absorb before it fails. तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व क्या शो करता है? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ना ऑफ द मटेरियल, ये सब शो करता है कौन? लोड डिफॉर्मेशन कर्व, as well as the amount of energy that the material can absorb it fails. ठीक है, the portion of the curve between point A and point B is the elastic region. ठीक है, ये जो point A और point B दिख रहा है ये क्या होगा आपका? the elastic region. If the response to loading is conformed to the elastic region, the deformation of the material will not be permanent. The structure will return to its original dimension immediately after the load is removed. After point B, the yield point at the end of the elastic region, the material will no longer immediately return to its original state when the load is removed, although it may recover in time. The portion of the curve between B and C is the plastic region.
जो आपका पोर्शन आ रहा है ग्राफ में बी और सी के बीच का, उसे बोलेंगे हम प्लास्टिक रीजन। ऑल्दो द स्ट्रक्चर विल अपीयर टू बी इंटैक्ट आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड, द मटेरियल विल नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ, द डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। क्या होगा? ऑल्दो द स्ट्रक्चर विल अपीयर टू बी इंटैक्ट आफ्टर द लोड, जब लोड रिमूव कर दे रहे हैं, द मटेरियल विल नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो जो लोड है, मटेरियल जो है वो अपनी अगर एक्चुअल ओरिजिनल लेंथ में नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? द डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। वहाँ पर डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट है। इफ़ लोडिंग कंटिन्यूज थ्रू द प्लास्टिक रीजन, द मटेरियल विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म until it reaches the ultimate failure point C. The load being applied when this point is reached is the failure load. Next आता है आपका force values on the load deformation curve depend on both the size of the structure and its composition. A structure with a greater cross sectional area can withstand more forces with less deformation than a structure of the same original length with less cross sectional area. ठीक है? A structure with a great cross sectional area can withstand more force with less deformation than a structure of the same original length with less cross sectional area. A longer structure deforms more when a force is applied than does a shorter structure of similar cross section. ठीक है? ए लॉन्गर स्ट्रक्चर डिफॉर्म्स हो जाता है मोर व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड देन डज ए शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या होगा? व्हेन लोड forces are applied to a structure or material, forces within the material are produced to oppose the applied forces. ठीक है? when loads are applied to a structure, जब कोई फोर्स लोड अप्लाइड होता है स्ट्रक्चर किसी पे और मटेरियल पर, the forces within the material are produced to oppose the applied forces. These forces within the material depend on the composition of the material. ये फोर्स जो है मटेरियल के अंदर होती हैं वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल पे। When the applied force is tensile, applied force of tensile अगर है तो we calculate the stress on the tissue. Stress, the force per cross sectional unit of material, can be expressed mathematically with the following formula, where S stress, F applied force and A area. S is equal to F upon A. The percentage changes in the length or cross section of a structure or material is called strain. The percentage change in the length or cross section of a structure or material is called strain. Strain is equal to L2 minus L1। ठीक है? अपॉन L1। ठीक है? स्ट्रेन आपका क्या होगा? L2 माइनस L1 अपॉन L1। The types of stress and strain that develop in human tissue depend on the material, the type of load applied, the point at which the load is applied, the direction and magnitude of the load, and the rate and duration of loading. If two applied forces act along the same line but in opposite direction, ठीक है? अगर दो अप्लाइड फोर्सेस सेम लाइन में हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दे क्रिएट ए डिस्ट्रक्टिव और टेंसाइल लोड। ये क्या क्रिएट करेंगे? डिस्ट्रक्टिव और टेंसाइल लोड एंड कॉज टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। इफ़ टू अप्लाइड फोर्सेस एक्ट इन ए लाइन टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दो अप्लाइड फोर्स एक लाइन में एक दूसरे की तरफ वर्क कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, तो दे कंस्टिट्यूट कंप्रेसिव लोडिंग एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड एज अ रिजल्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन विल डेवलप इन द स्ट्रक्चर। ठीक है? इससे कंप्रेशन हो जाएगा। इफ़ टू अप्लाइड फोर्सेस आर पैरेलल एंड आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन बट आर नॉट इन लाइन विद वन अनदर, दे कंस्टिट्यूट शियर लोडिंग।
Because stress and strain are independent of size of the material, the stress strain curve is set to reflect the material properties of the tissue. With size accounted for, only changes in the material constituting the tissue will alter the stress strain curve. ठीक है, with size accounted for, only changes in the material constituting the tissue will alter the stress strain curve. The stress strain curve can be used to compare the strength properties of one material with that of another material, or to compare the same tissue under different conditions. Example, ligament before and after immobilization. ठीक है, the stress strain curve can be used to compare the strength properties of one material with that of another material, or to compare the same tissue under different conditions. Example, ligament before and after immobilization. The stress strain curve contains the same defining point A, B and C as a load deformation curve, but the shape of the curve and the amount of stress and strain will vary with the composition of the material. The curve will be flatter in more elastic materials and steeper in stiffer material. जो कर्व आपका होगा वो फ्लैटर होगा, फ्लैट होगा इन मोर इलास्टिक मटेरियल पर, और स्टीपर होगा इन स्टिफर मटेरियल में. अब बात करते हैं यंग्स मॉड्यूल. ठीक है, यंग्स मॉड्यूल क्या होता है? सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी of a material under compressive or tensile loading is represented by the slope of the linear portion of the curve between point A and point B. The modulus of elasticity is a measure of the material's stiffness, its resistance to external load. A value for stiffness can be found by dividing the change in stress by the change in strain for any two consecutive sets of points in the elastic range of the curve. The value of for stiffness क्या होगी? Can be found by dividing the changes in stress by the change in strain for any two consecutive sets of points in elastic range of the curve. The inverse of stiffness is compliance. ठीक है, स्टिफनेस के इन्वर्स जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कंप्लायंस बोलते हैं. इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज स्टीप, जो कर्व है उसका स्लोप अगर स्टीप है, एंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ हाई, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हाई है, तो क्या होगा? मटेरियल एग्जिबिट्स हाई स्टिफनेस एंड लो कंप्लायंस. मटेरियल क्या होगा? एग्जिबिट्स होगा हाई स्टिफनेस एंड लो कंप्लायंस. इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज़ ग्रेजुअल, जो स्लोप इसका कर्व अगर ग्रेजुअल है, एंड द मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज़ लो, और जो मॉड्यूल है इलास्टिसिटी का वो लो है, द मटेरियल एग्जिबिट्स लो स्टिफनेस एंड ए हाई कंप्लायंस. ठीक है, मटेरियल एग्जिबिट्स क्या करेगा? लो स्टिफनेस एंड हाई कंप्लायंस. नेक्स्ट आता है लोड डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स. ठीक है, लोड डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? ये ईच मटेरियल हैज़ इट्स ओन यूनिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. जो भी मटेरियल होता है उसका अपना एक यूनिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है. द फर्स्ट रीजन ऑफ द कर्व 0 to A इज कॉल्ड द टो रीजन. ठीक है, द फर्स्ट रीजन ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द टो रीजन. वेरी लिटिल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द टिश्यू. टिश्यू को डिफॉर्म करने के लिए बहुत हल्के इस फोर्स की ज़रूरत होती है. In this region, a minimal amount of the force produces a relatively large amount of deformation. ठीक है, क्या होगा? In this region, a minimal amount of the force produces a relatively large amount of deformation. इस रीजन में क्या होगा? मिनिमम अमाउंट जो होगा फोर्स का वो क्या प्रोड्यूस करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन. ठीक है, इलॉन्गेशन जिसे बोलते हैं. Stress is low and the strain is typically in the 1% to 2% range. ठीक
ठीक है, ये आपका स्ट्रेस का ग्राफ है। फिर आता है आपका द सेकेंड पोर्शन ऑफ द कर्व ए टू बी इज द इलास्टिक रीजन इन विच इलैंगुएशन हैज़ a linear relationship with the stress. Second portion of the curve A to B is the elastic region in which elongation has a linear relationship with stress. Each additional unit of applied force creates an equal stress and strain in the tissue. ठीक है, each additional unit of applied force creates an equal stress and strain in the tissue. In this region of the curve, collagen fibrils are being stretched and are resisting the applied force. ठीक है, इस जो रीज़न है इसमें क्या होगा, कर्व जो होगा, कोलेजन फाइब्रिल्स आर बीइंग स्ट्रेस्ड एंड आर resisting the applied force. When the load is removed, जब लोड रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, द लिगामेंट और टेंडन विल रिटर्न्स टू इट्स प्री स्ट्रेस्ड डायमेंशन. लिगामेंट और टेंडन क्या होगा, वो रिटर्न हो जाएंगे अपने पुराने डायमेंशन में. ऑल्दो दिस रिटर्न विल टेक सम टाइम. ठीक है, ये जो होता है प्रोसेस रिटर्न वाला, इसमें कुछ समय लगता है. दिस लेवल ऑफ लोडिंग इंक्लूड्स द stresses and strain that occurs with normal activities and typically extends to about 4% strain. ठीक है, दिस लेवल ऑफ लोडिंग इंक्लूड्स द स्ट्रेसेस. इस लेवल का जो लोडिंग वो क्या इंक्लूड करेगा, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन दैट अकर्स विद normal activities and typically extends to about 4% strain. Next आता है, in the third region B to C, the plastic region, the failure of collagen fibers begins and the ligaments or tendon is no longer capable of returning to its original length after the force is removed. थर्ड रीजन में क्या होता है, द फेलियर ऑफ कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, बिगन्स एंड द लिगामेंट आर और टेंडन इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, वो कैपेबल नहीं रहते हैं अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आने में आफ्टर द फोर्स इज रिमूव, जैसे फोर्स हटाते हैं. क्लिनिकल एग्जाम्पल्स इंक्लूड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 लिगामेंट स्प्रेन एंड टेंडन स्ट्रेन. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, रिकवरी आफ्टर दिस लेवल ऑफ लोडिंग रिक्वायर्स कंसिडरेबल टाइम बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग सच एज सिंथेसिस ऑफ न्यू टिश्यूज एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल्स. जो रिकवरी होगी आफ्टर दिस लेवल वो क्या होगी, लोडिंग रिक्वायर्स कंसिडरेबल टाइम, उसको क्या टाइम चाहिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग सच एज सिंथेसिस ऑफ न्यू टिश्यूज, है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, हीलिंग करेगा, सिंथेसिस करेगा न्यू टिश्यूज़ की, एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल्स. इन फोर्स कंटिन्यूज टू बी अप्लाइड बियॉन्ड द प्लास्टिक रीजन. इफ फोर्स कंटिन्यूस टू बी अप्लाइड beyond the plastic region, the remaining collagen fibrils experience increased stress and rapidly rupture sequentially, creating over failure of the tissue. In the case of a ligament or tendon, if the failure occurs in the middle of structure through a disruption of the connective tissue fibers, it is called a rupture. ठीक है, in the case of ligament or tendon, लिगामेंट या टेंडन का केस अगर, तो उसमें क्या होता है, इफ द फेलियर अकर्स, अगर फेल हो जाता है इन द मिडल ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू डिस्ट्रप्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, इट इज़ कॉल्ड रप्चर. तो उसे हम बोलेंगे रप्चर. इफ द फेलियर अकर्स एट द बोनी अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट और टेंडन, इट इज़ कॉल्ड एन एवल्जन. अगर मान लीजिए फेलियर हो जाता है कहाँ पे, बोनी अटैचमेंट के पास, लिगामेंट और टेंडन जहाँ पे अटैच हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं एवल्जन. When failure occur within bony tissues, it is called a fracture. अगर फेलियर हो रहा कहाँ पे, occurs within bony tissue, bony tissue के बीच में अगर कुछ अगर फेलियर हो रहा है इस तरह का, तो उसे क्या बोलेंगे, it is called a fracture.
Each type of connective tissue is able to withstand a different percentage of strain before failure. जितने भी इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या होता है, एबल टू विदस्टैंड डिफरेंट परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन बिफोर फेलियर। ठीक है, वो एबल होते हैं, विदस्टैंड रहते हैं डिफरेंट परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन बिफोर फेलियर सहने के लिए। ठीक है, इन जनरल लिगामेंट्स एंड टेंडेंस आर एबल टू डिफॉर्म मोर देन कार्टिलेज। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, लिगामेंट और टेंडन जो है आर एबल टू डिफॉर्म मोर देन कार्टिलेज। ठीक, कार्टिलेज से ज़्यादा डिफॉर्म हो जाते हैं। एंड कार्टिलेज एबल टू डिफॉर्म मोर देन बोन, और कार्टिलेज क्या है, वो डिफॉर्म हो जाता है मोर देन बोन, बोन से ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है। कहने का मतलब लिगामेंट और टेंडन जो है वो कार्टिलेज से ज़्यादा डिफॉर्म्ड होता है, और कार्टिलेज जो है वो बोन से ज़्यादा डिफॉर्म्ड होता है ना। हाउ द टोटल डिफॉर्मेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज, लेंथ, विद एंड डेप्थ, और डेप्थ है ना ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब टोटल जो डिफॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज है ना, साइज में यहाँ पे लेंथ, विद और डेप्थ सब आ जाता है, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करेगा। फिर आता है विस्को इलास्टिसिटी। क्या होता है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू आर विस्को इलास्टिक मटेरियल्स, दे कंबाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, मेकिंग देयर बिहेवियर टाइम, रेट एंड हिस्ट्री डिपेंडेंट। Elasticity refers to the material's ability to return to its original length or shape after the removal of a deforming load. Next आता है, if force continues to be applied beyond the plastic region, the remaining collagen fibrils experience increased stress and rapidly rupture sequentially, creating over failure of the tissue. In the case of ligament or tendon, if the failure occurs in the middle of the structure through disruption of a connective tissue fiber, is this called a rupture. ये डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से लग रहा स्लाइड आ गई। टाइम डिपेंडेंट एंड रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, विस्कोइलास्टिक मटेरियल्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन अंडर आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एंड रिटर्निंग टू देयर ओरिजिनल स्टेट after removal of the force. However, their viscous qualities make the deformation and return time dependent. ठीक है, इसकी जो विस्कस क्वालिटी होती है वो क्या करती है, मेक डिफॉर्मेशन एंड रिटर्न टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, ए विस्कोइलास्टिक मटेरियल possesses characteristic of creep, stress relaxation, strain rate sensitivity and hysteresis. विस्कोइलास्टिक मटेरियल possesses क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रीप, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी एंड हिस्टेरेसिस। क्रीप क्या होता है, इफ फोर्स इज अप्लाइड टू ए टिश्यू एंड मेंटेन्ड एट द सेम लेवल वाइल द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स इज मेजर्ड, द डिफॉर्मेशन विल ग्रेजुअली इंक्रीज। ठीक है, क्या होगा, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए टिश्यू, कोई फोर्स अगर किसी टिश्यू पर अप्लाई हो रहा है एंड मेंटेन्ड एट द सेम लेवल, और मेंटेन हो रहा है सेम लेवल पे, while the deformation produced by this force is measured, the deformation will gradually increase, है ना। force remains constant while length changes, force जो है वो remain constant रहेगी while length changes, जब length change हुई तो force जो है वो constant रहेगी। for example, if you hang a weight on the end of an elastic band, you will get an immediate elastic deformation, है ना। however, it will also gradually elongate further over time. Connective tissue also will gradually elongate, creep after an initial elastic response to a constant tensile load, and then gradually return to their original length recovery after the load is removed. In a clinical setting, this might apply to stretching shortened tissue. The clinician applies a constant force and the tissue gradually elongates, है ना। ये क्या करेंगे क्लिनिकल सेटिंग में, दिस माइट अप्लाई टू स्ट्रेचिंग शॉर्टेंड टिश्यू, ये जो शॉर्टेंड टिश्यू होता है उस पर स्ट्रेचिंग अप्लाई करते हैं। क्लिनिशियन अप्लाइज द कांस्टेंट फोर्स, क्लिनिशियन क्या करेगा, कांस्टेंट फोर्स लगातार बना के रखेगा, एंड द टिश्यू ग्रेजुअली इलोंगेट, उससे क्या होगा, टिश्यू जो है ग्रेजुअली इलोंगेट हो जाएंगे। फॉर कार्टिलेज एंड बोन, कंप्रेसिव लोडिंग इज यूज टू टेस्ट क्रीप एंड सो द डेप्थ ऑफ
इंडेंटेशन रिप्रेजेंट क्रीप एंड रिकवरी। ठीक है, कार्टिलेज बोन में क्या करेंगे, कंप्रेसिव लोडिंग टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड सो द डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन रिप्रेजेंट्स क्रीप एंड रिकवरी। कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो विल ग्रेजुअली इलोंगेट। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ग्रेजुअली इलोंगेट हो जाते हैं क्रीप आफ्टर एन इनिशियल इलास्टिक रिस्पॉन्स टू ए कॉन्स्टेंट टेंसाइल लोड एंड देन ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, बहुत जल्दी इलोंगेट हो जाते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली वो अपनी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में वापस भी आ जाते हैं। इन ए क्लिनिकल सेटिंग दिस माइट अप्लाई टू स्ट्रेचिंग शॉर्टन्ड टिश्यू। The clinician applies a constant force and the tissue gradually elongates. For cartilage and bone, compressive loading is used to test creep and so the depth of indentation represent creep and recovery. फिर आता है आपका स्ट्रेस रिलैक्सेशन। क्या होता है, इफ़ ए टिश्यू इज स्ट्रेस्ड, और कोई टिश्यू स्ट्रेस्ड है टू ए फिक्स्ड लेंथ, एक फिक्स लेंथ पे स्ट्रेस्ड है, while the force required to maintain this length is measured। ठीक है, जब फोर्स आप उसकी मेजर करते हो जो मेंटेन कर रखा है लेंथ को, द फोर्स नीडेड विल डिक्रीज ओवर टाइम। तो क्या होगा, फोर्स होगा नीडेड विल डिक्रीज ओवर टाइम, टाइम के साथ जो है फोर्स जो है डिक्रीज हो जाएगी। लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट वाइल फोर्स डिक्रीज, लेंथ लेकिन उसकी सेम रहेगी वाइल फोर्स डिक्रीज, जबकि फोर्स जो है डिक्रीज हो जाएगी। In a clinical setting, a therapist may perceive this as a reduced resistance to stretch। ठीक, less force is required to maintain tissue length। आता है फिर hysteresis। When the force and length of the tissue are measured as force is applied, loaded and removed, unloaded, the resulting load deformation curves do not follow the same path। ठीक है, क्या होगा, व्हेन द फोर्स एंड लेंथ ऑफ द टिश्यू, जब फोर्स है और लेंथ ऑफ द टिश्यू, जो टिश्यू की लेंथ है, आर मेजर्ड एज फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई करता है उसके बाद उसको मेज़र करते हैं तो क्या होता है, फिर रिमूव कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, लोड डिफॉर्मेशन कर्व डू नॉट फॉलो द सेम पैथ। लोड डिफॉर्मेशन कर्व जो है वो सेम पैथ जो है फॉलो नहीं करता है। नॉट ऑल ऑफ द एनर्जी गेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द लेंथनिंग वर्क इज रिकवर्ड during the exchange from energy to shortening work। some energy is lost usually as heat। क्या होता है, not all of the energy gained as a result of the lengthening work is recovered during the exchange from energy to shortening work। some energy is lost usually as heat, है ना। फिर आता है स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी। क्या होता है, मोस्ट टिश्यू बिहेव डिफरेंटली इफ लोडेड रैपिडली और स्लोली। सभी जो टिश्यू हैं वो बिहेव कैसे करेंगे, डिफरेंट बिहेव करेंगे इफ़ लोडेड रैपिडली और स्लोली, मतलब जल्दी जल्दी उसको लोड किया जाएगा और या स्लोली किया जाएगा ना। व्हेन लोड इज़ अप्लाइड रैपिडली द टिश्यू इज स्टिफर। अगर लोड अप्लाई किया जा रहा है रैपिडली तो टिश्यू क्या होगा, स्टिफर हो जाएगा। एंड लार्जर पीक फोर्स कैन बी अप्लाइड टू द टिश्यू देन इफ द लोड वाज अप्लाइड स्लोली। The subsequent stress relaxation also will be larger than if the load was applied slowly। ठीक है, क्या होगा, the subsequent stress relaxation also will be larger than if the load was applied slowly। Creep will take longer to occur under conditions of rapid loading। creep क्या होगा, will take longer to occur under condition of rapid loading। क्रीप क्या करेंगे, टेक लॉन्गर होगा टू अकर अंडर कंडीशंस ऑफ रैपिड लोडिंग। ठीक है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू था, है ना, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया साइड। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए सब लोग। इसमें याद करने वाला है ना, बस बहुत समझने वाला नहीं है, मेन याद करने वाला है। इसको याद कर लीजिए।
बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।